अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की सियासी और मौशी सूरत हाल दोनों के बारे में बात करेंगे। IMF से पाकिस्तान की वक्ती तौर पे एक मुआहदा तो हुआ है, लेकिन उसकी इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग बात यह है कि आने वाली 3 गवर्नमेंट्स उस मुआहदे के साथ डील करेंगी। और IMF की पाकिस्तान की सियासी जमातों के लीडरान से इंडिविजुअल मुलाकातें, इनफरादी मुलाकातों का मतलब सियासी भी निकलता है। जो लोग मईशत को समझते हैं उनका कहना है कि ये मुलाकातें रूटीन की मुलाकातें रही हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी दीगर मुलाकातें मुख्तलिफ ममालिक में होती रहती हैं, लेकिन इनका पब्लिक में आना, मीडिया पे आना, ये एक अच्छा साइन नहीं होता। ऑन द अदर हैंड PTI का एक्सपेक्ट करना कि इलेक्शन के हवाले से नैरेटिव बिल्डिंग में IMF उनकी मदद कर सकता है, लेकिन IMF का PTI चेयरमैन के साथ मिलना किस बात की निशानदेही करता है? क्या वाकई कोई इंटरनेशनल लॉबी है जो इवेंचुअली उनके लिए काम कर रही है, जो कि हम खबरों में भी सुन रहे हैं? और 30 दिन के बाद पाकिस्तान में इलेक्शंस की नई तारीख में बहुत कम दिन एक्सपेक्ट किए जाएंगे। क्या उससे पहले 12 अगस्त से पहले असम्बलियाँ डिज़ोल्व होनी चाहिए या नहीं? इस पे भी बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में कंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं, मशीर बराए वज़ीर आज़म, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी रहे हैं। बिगिर हारिस साहब मुझे ज्वाइन करें, सीनियर एनालिस्ट हैं। सरवर बारी साहब मुझे ज्वाइन करें, इलेक्शन एक्सपर्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया। कंवर दिलशाद साहब, आप बताइएगा कि चल क्या रहा है गवर्नमेंट के माइंड में? आप अभी ज्वाइन भी कर चुके हैं गवर्नमेंट। आपको लगता है कि 12 अगस्त से पहले असम्बलियाँ डिज़ोल्व होनी चाहिए या होंगी? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, जहाँ तक हमें खबरें मिल रही हैं, तो हमारी इतलात और खबरों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अक्टूबर में इंतखाबात करवाने के लिए पुरअज़्म है। और उन्होंने इस मकसद के लिए तमाम रिटर्निंग ऑफिसरों की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। और कल 1 हफ्ते की ये ट्रेनिंग चलती रहेगी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसरान को अपने मरहलावार उनकी ट्रेनिंग हो रही है। ये तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना एक कानूनी फर्ज अदा कर दिया। नंबर 2, बैलेट पेपर छुपाने के लिए आप हैरान होंगे कि बैलेट पेपर के लिए एक गैर मुल्की, जहाँ से हमेशा बाहर से मंगवाया जाता है, जर्मनी से, इटली से, तो वो भी उन्होंने अपना बैलेट पेपर भी मंगवा दिए और बैलेट पेपर मंगवा के स्टोरेज करवा दिया है, ताकि वक्त आने पर वो सिक्योरिटी प्रेस को भिजवा दें बैलेट पेपर की छुपाई की। नंबर 3, उन्होंने इसके साथ साथ 19 तारीख तक उन्होंने तमाम सियासी जमातों से कहा है कि आप अपना इंतखाबी निशान हासिल कर लें। चौथा, उन्होंने ये किया है कि इंतखाबी फरिश्ते 13 जुलाई तक आखिरी फाइनल तौर पर अपने ठीक करवा लें, क्वेश्चन करवा लें और ऑडिशन करवा लें, और इसके बाद ये सिस्टम मंजूर हो जाएगा। ये होती है इब्तदाई तैयारियां। और साथ साथ उन्होंने तमाम जो उसका जो मटीरियल जो होता है इलेक्शन का मटीरियल, उसके लिए उन्होंने बाकायदा टेंडर भी दे दिए हैं और वो भी तमाम उसके मुताबिक हासिल हो जाएंगे। ये तो है इलेक्शन कमीशन की अंदरूनी तैयारी। अब जहाँ तक आईनी तौर पर मामला है, तो 12 अगस्त को ये तो वैसे ही ये कौमी असम्बली और सिंध असम्बली या बलूचिस्तान असम्बली तहलील हो जाएंगी अपनी 5 साल मुदत हुई का पेपर। इसमें तो किसी की तो राय नहीं हो सकती। जब ये तहलील हो जाएगी तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो अपना शेड्यूल जारी करेगा। लेकिन मुझे ये बड़ी हैरानगी हो रही है, सब 22 साल तशरीफ रखते हैं, तब ये कहना जी इंतखाबी इस्लाहत कमेटी बन गई है। वो किस बात की इंतखाबी इस्लाहत कमेटी बनी है? तो हमारा तो ये मौजूदा जो असम्बली है ये 12 अगस्त तक है, इसके बाद खत्म हो जाएगी। तो ये इंतखाबी इस्लाहत में क्या काम करना है, ये मुझे बड़ी हैरानगी हुई। और सरदार अय्याज सादिक की बात सुनकर कि हम इंतखाबी इस्लाहत में कोई तरमीम करना चाहते हैं, क्या तरमीम करना चाहते हैं आप? नंबर दूसरी बात यह है कि अगर एक और बड़ी अहम बात जो हमें इलेक्शन कमीशन से पता चला है, उन्होंने कहा है कि जी हमने अगर सेंसस का मरदमशुमारी का गजट नोटिफिकेशन ना हुआ तो हमें उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। हम पुरानी हल्का बंदी जो अगस्त 2022 में हुई थी उसकी बुनियाद पर हम इंतखाबात करवाने के मजाज हैं। तो अब ये इस लिहाज से ये सारे अगर इन्होंने जारी भी कर दी, चले अगर हम महसूस कर रहे थे कि 30 जुलाई तक इन्होंने अगर गजट नोटिफिकेशन कर दिया मरदमशुमारी का, फिर एक आईनी पाबंदी हो जाती है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर आइन के आर्टिकल 51 के तहत कि वो नई मरदमशुमारी के नोटिफिकेशन के मुताबिक हल्का बंदियां करे। उस पर इलेक्शन कमीशन से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं हम 3 महीने में करवा दें, कोई मसला नहीं है हमारे लिए, हम राउंड दी क्लास करेंगे, तमाम ड्राफ्ट तैयार है हमारे पास।
ठीक है, ये कमर दिलशाद सारे साहब आप मामला मेरे साथ ही देखते हुए रहिएगा। सर बारी साहब आप बताइएगा कि ये इलेक्शन कमीशन बार बार यही मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा है कि हम तैयार हैं, और जो कमर दिलशाद साहब ने बातें की हैं उन्होंने टेक्निकल रीजंस और प्रूफ्स भी दिए हैं कि ये एक्सरसाइज तभी होती है जब इलेक्शंस के लिए स्टेट इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर्ड हों। लेकिन जो हुकूमती जमात की पॉलिसीज़ हैं या स्ट्रैटेजीज़ हैं वो बहुत अनक्लियर नज़र आती हैं। आप कैसे रिलेट कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को उनकी पॉलिसीज़ के साथ? आपको लगता है कि स्मूथली इलेक्शंस की तरफ मामला बढ़ें? जो मेरे दोस्त कमर दिलशाद साहब ने फरमाया है इलेक्शन कमीशन के बारे में, उसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती। यकीनन 13 जुलाई आखिरी डेट है कि आपने अपने वोट का जो रजिस्ट्रेशन है उसका स्टेटस चेक करने की लास्ट डेट है, उसके बाद वो बंद हो जाएगी। इसी तरह उन्होंने पेपर भी खरीद लिया है, सब तैयारी बज़ाहिर लग रही है कि हो रही है। लेकिन जो सियासी सतह पर बयानबाजी हम देखें पीडीएम की पार्टियों की, तो कुछ मिक्स सिग्नल वहां से आ रहे हैं। कुछ पार्टियां कह रही हैं कि जी बिल्कुल वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए, कुछ पार्टियां कह रही हैं कि इंतखाबात वो क्या है। तो एक तो ये बुनियादी बात है कि सियासी जमातों जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके अंदर कुछ इत्तेफाक लगता है नहीं पाया जा रहा। लेकिन तीसरी बात भी एक जहन में रखने की जरूरत है कि पिछले 5 सालों के दौरान बहुत सारे इंतखाबात की डेट आई, सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दे दी, लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयारी इलेक्शन कमीशन ने की हुई थी, इस्लामाबाद की वो नहीं हुए। सिंध के लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात होते रहे, बंद होते रहे, कभी हुए कभी नहीं हुए। बलोचिस्तान के जो लोकल इंतखाबात के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है कमेटियों के इजला के, उनके पहले फेज के इंतखाबात अब तो ये भी नहीं मालूम वो कब हुए थे, अब उसकी जो है वो तकमील के मरहल पर पहुंच रहा है। तो इलेक्शन कमीशन की जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 5 सालों में, वो कोई एतमाद जो है वो पैदा करने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है। पेपर तो आ गया बाहर से जैसे कमर साहब फरमा रहे हैं, लेकिन ये पेपर तो खराब नहीं होने वाला, वो अगर 3 माह 6 माह आगे चले जाते हैं वो फिर भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ये जो अहम बात है कि सेंसस का डेटा जो है अगर वो गजट नोटिफिकेशन के जरिए आ जाता है तो फिर एक और मामला बन जाएगा। और दूसरा ये कि अभी हाल ही में हमने सुना था कि जी हालात ऐसे नहीं है कि इलेक्शन हो सके। सिंध के में वो सैलाब आ गया है, सैलाब की वजह से बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो गए, इसलिए इंतखाबात की जरूरत नहीं है और उसको पोस्टपोन किया गया। लेकिन और सरवर दो साहब आप भी 12 मिसाल दे चुके हैं कि टर्की में अगर इलेक्शंस हो सकते हैं इतने शदीद ज़लज़ले के बाद, और इतना बड़ा टर्न आउट आ सकता है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? आई होल्ड यू है। ब्रिगेडियर साहब आप बताइएगा कि आपका हाउ डू यू सेंस दिस, आपका पल्स क्या है इलेक्शंस को लेके? और दूसरा ये कि केयर टेकर सेटअप के कौन होगा केयर टेकर वज़ीर आज़म, और ये इंक्लिनेशन क्या होगी पॉलिटिकली, ये इस बात को इस्टेब्लिश करेगा कि अपोजिशन की ट्रीटमेंट किस तरह से होगी। जी बतौल आपके एक्चुअली में सेकंड स्पीकर की मैं आवाज़ बिल्कुल नहीं सुन सका, लेकिन अदरवाइज बात यह है कि एक तो ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट आई एम श्योर कि जो भी हुकूमत और अपोजिशन मिलकर बनाती है वो नज़र आने चाहिए कि देर इम्पार्शल, फिर वो इतने कॉम्पिटेंट होने चाहिए जो भी प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करें। बिकॉज अभी इतनी स्पेकुलेशन चल रही हैं एंड आई डोंट थिंक अभी तक कोई फाइनल हुआ है, ये बात हुई है। वो भी आपके मैच्योर होने चाहिए एंड शुड हैव टोटल ग्रिप के वो किस तरीके से करते हैं। और सेकंड रोल इंपॉर्टेंट ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि वो इसको कितने ट्रांसपेरेंट फ्री एंड फेयर कराते हैं। ये सबसे बड़ी कमर दिलशाद बहुत पुराने सेक्रेटरी कमीशन है, लॉट रिस्पेक्ट फॉर हिम, तो ही विल आल्सो बेयर मी आउट। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। आप तो बल्कि पावर ज़्यादा मिल गई है कि जी अभी डेट भी उन्होंने अनाउंस करनी है। इसमें हुकूमत की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि ये अभी अनाउंस करें कि असम्बलीज 10 तारीख को अनाउंस होंगे, डिज़ोल्व होंगी, 11 को होंगी या 12 को होंगी। इसकी कॉनोटेशन फ़र्क है। अगर 12 को होंगी तो आपके 60 डेज में इलेक्शन होंगे, अगर 1-2 दिन पहले होंगे तो 90 डेज में होंगे। तो अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन का प्लान जो उन्होंने अपनी तैयारी करनी है उसके लिए दे विल हैव 1 मोर मंथ एडिशनल। तो ये अब हार्म नहीं होना चाहिए किसी किस्म का भी। सेकंड ये कि इसके साथ जो टीम बनती है केयर टेकर्स की वो कितनी इम्पार्शल है, कैसे लोग बनाए जाते हैं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब टेक्नोक्रेट्स जो हैं नाम रिपोर्ट हो और रहे हैं, वो आपको लगता है कि वो इम्पार्शल। इम्पार्शल होंगे अगर उनमें से कोई आता है?
देखें, मैं आई फील के मैं आई माई रिजर्वेशन, लेकिन देखना ये कि किसको अभी ये लेट मी टेल यू, ये बिल्कुल गलत स्पेकुलेशन है। अभी कुछ नहीं हो रहा जो जनरली वट एवर लिटिल आई नो। लेकिन बात गरमीली ये सर कि की इसके आवाज साथ ये देखें कि वो सर किस भाई साहब तरीके को आवाज़ नहीं आ रही, से चेक चलाते हैं और इलेक्शन कमीशन की। सेकंड ये देखें, ये जो बात ना हल्का बंदियों की, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अयाज साहब के लॉ तो भाम पैदा कर रहे हैं। ही शुड से इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए कि जी इलेक्शंस नए हल्का बंदियों से होंगे। डिजिटाइजेशन ऑफ जो सेंस है वो अभी तक नहीं हुआ, नई हल्का बंदियां नहीं बनी है, इसलिए ये सारी चीजें आप फाइनल करें। अभी कितना टाइम लगेगा? इलेक्शन कमीशन अगर याद हो, लास्ट ईयर अप्रैल में जो चीफ जस्टिस ने बुलाया था, उन्होंने कहा था हम 7 महीने में इलेक्शन करा देंगे नए हल्का बंदी। सो आप सब कुछ हो चुका है तो इसको करें, नजर आए कि आप शो करें, अब हम खत्म कर दें। और आई एम श्योर कि इलेक्शन ये कमर दिलशाद साहब एडवाइजर हैं, दे विल ऑल्सो उनसे हेल्प ले सकते हैं कैसे करना जी, बहुत एक्सपीरियंस है इस बारे के अंदर। लेकिन क्लियर ये सारी चीजें कर दें। इस्लाहात अब कौन सी, मैं हमेशा ये कहता रहा कि नेशनल डायलॉग करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को कॉल देनी चाहिए। आपके चेयरमैन पीटीआई जो है वो आते हैं नहीं आते, आप कॉल जरूर दें, लेकिन नहीं दी, सवाए मैशत की बात करते रहे हैं। तो आई थिंक अब उसका वक्त गुजर गया है। अब अगली हुकूमत के जब बनेगी, जो मैंडेट हुकूमत आएगी, उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैठ के कवानीन बनाएं, लेजिस्लेशन करें, इबाम खत्म और करें, एक और नई चैलेंज इस्लाहत है जो लेकर आने आएं। वाली गवर्नमेंट को होगा। ब्रिगेडियर साहब यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद बात करेंगे फिर वापस। खुशामदीद। कंवर दिलशाद साहब, आप गवर्नमेंट में हैं और आपने देखा कि आईएमएफ की टीम्स मिल रही हैं। हुकूमत की तरफ से बड़ा मिला जुला रद्द-ए-अमल आया जब चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात हुई आईएमएफ के वफ्द की, और उसको बड़ा सरप्राइजिंगली जिस तरीके से टीवी स्क्रीन्स पे रिपोर्ट किया गया, वो भी डिबेट बना रहा सोशल मीडिया पे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि एक लीडर जिसकी एक फॉलोइंग भी है, उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी समहाउ जो सपोर्ट है नज़र आ रही है, चाहे वो वैन्स में किसी जर्नलिस्ट की तस्वीर लगा के या चाहे किसी वफ्द का ज़बान पार्क जाके, लेकिन एक वाज़ेह सपोर्ट नज़र आ रही है। ये आपकी गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है, या आप समझते हैं कि ये इस तरह की एक्टिविटीज़ पॉलिटिकली पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रही है? क्योंकि जो डील हुई है वो आने वाली प्रॉबेबली 3 गवर्नमेंट्स को उनके साथ डील करना है, और आईएमएफ को ये यकीन दहानी चाहिए कि जो इस वक्त आप कर रहे हैं, अगर कोई और आपकी जगह हुकूमत में आता है तो आप उसको काम करने से डिरेल नहीं करेंगे या इस डील को डिरेल नहीं करेंगे, जैसे चेयरमैन पीटीआई के दौर में हुआ है। कंवर दिलशाद साहब, जाहिर है कि आईएएफ के जो सरकर्दा जो डायरेक्टर है, कंट्री डायरेक्टर, उन्होंने जो मुलाकात की है, उन्होंने पाकिस्तान की 3 सियासी जमातों की रहनुमाओं से मुलाकात की। एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप हो गई, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब से मुलाकात की है। उन्होंने सारा उनको अपना रोड मैप बताया है कि हमने 9 महीने के लिए हमने ये पाकिस्तान को सहूलत दी है। तो अब अगर इसी अरसे में एक नई गवर्नमेंट आ जाती है तो उनका मसला नजर क्या होगा, उनकी क्या पॉलिसी होगी। तो जाहिर है कि कौमी मफादात के तहत तीनों सियासी जमातों के सरबराहों ने कहा है यही कि जी हम इसी सपोर्ट को आगे लेकर चलेंगे और जो माहिदा हुआ है उस पर हम अमल दरामद कराएंगे। लेकिन इस हिसाब से एक जो हमेशा वो बातचीत कर जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन की शफाफियत के बारे में बात कर रहे थे, ये उनकी नामुनासिब बात थी, ये सफारती असूलों के खिलाफ बात होगी। तो उन्होंने कहा जी हमारा मैंडेट नहीं, ये हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट आएगी आइंदा वो इसको आगे लेकर चलेगी। तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल हम आगे लेकर चलेंगे। लेकिन एक्स्ट्रा बात उन्होंने ये कह दी कि इंतखाबात की शफाफियत के लिए आपको जमानत दें, तो उन्होंने कहा हम इसके रवादार नहीं है। लेकिन माजी में हमेशा IMF फोकल पर्सन वो साफियों में से या किसी सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की तरफ से वो रखते थे, उस फोकल पर्सन के जरिए वो सियासी जमातों से रब्ता करते थे, डायरेक्ट रब्ता नहीं करते थे। हमारे जमाने में जब मैं फेडरल सेक्रेटरी था, ये IMF तो बहुत एक कमजोर सा इदारा था, फिर इसके बावजूद भी वो सियासी जमातों के साथ अपने फोकल पर्सन के जरिए बातचीत करते थे। इसमें तो कोई हल नहीं। लेकिन बाहर अपनी सोच है, उन्होंने इलेक्शन के हवाले से भी बात कर ली तो उन्होंने कर ली।
तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। IMF का एक वायदा हो चुका है, पाकिस्तान के वफाक में है, इसमें हमारी राष्ट्रीय क्यादत ने ठीक है कंवर साहब, आप मेरे साथ रहिएगा। सर बारी साहब ये बताएं कि IMF को ये ज़रूरत, ये थोड़ा सा रवायती सा सवाल है लेकिन इसका जवाब ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि उसमें ज़्यादा वजन होगा, कि IMF को ये ज़रूरत ही क्यों पेश आई कि वो इंडिविजुअली जाके पाकिस्तानी सियासतदानों से मुलाकात करें? देखिए, ज़रूरत तो मैं समझता हूँ इसलिए है कि पाकिस्तान में जो सियासी गैर यकीनी की कैफियत है वो पाकिस्तान की तारीख में शायद 1970 के बाद 71 के बाद पहली दफ़ा इतनी जो गहरी जो पोलराइजेशन है पाकिस्तान में और एक अनसर्टेनिटी है, तो सियासतदानों का इत्तेफाक होना कि पाकिस्तान के जो मफादात हैं उसके ऊपर नुक्ता नज़र जो भी आपका लेंडर होगा उसको ज़रूर चाहिए होगी। और मैं समझता हूँ इसमें उनका ख्याल है और बहुत सारे ओपिनियन पोल भी यही बता रहे हैं कि अभी भी की पॉपुलैरिटी बाकी सियासतदानों से ज़्यादा है और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो मुमकिन है कि उनकी हुकूमत दोबारा बरसे इक़्तिदार आ जाए। तो जाहिर है लेंडर जो है उसको गारंटी चाहिए तमाम सियासी जमातों से कि चाहे जितनी भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है लेकिन इसके बावजूद मुस्तकबिल में इससे निकलने के लिए ज़रूरी है कि इकनॉमिक जो एक फ्रेमवर्क है लेंडर का उसके ऊपर इत्तेफाक हो। तो मैं समझता हूँ उन्होंने अच्छा किया है। और जहाँ तक ये बात है कि क्या इससे कोई बहुत बड़ी तब्दीली पाकिस्तान में आ जाएगी इतने कम से पैसों की, तो ज़ाहिर है $3 बिलियन एक 25 करोड़ के मुल्क के लिए तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। लेकिन उसका जो सिग्निफिकेंस है IMF के साथ जो एग्रीमेंट है उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है कि क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं जो इतनी मुतहारिब हैं एक दूसरे के बारे में, वो कोई गारंटी देने को तैयार हैं कि वो इस एग्रीमेंट को जो है उसकी रेस्पेक्ट करेंगे जी। लेकिन माजी में जो हमारे पास कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। लेकिन अभी से देखें बहुत सारे जो पैसे आ रहे हैं उनकी एक बहुत बड़ी मिकदार जो है पैसे की बिलियंस ऑफ रुपीस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नाम पर MNAs और MPAs को रिश्वत के तौर पर दिए जा रहे हैं। तो हमने तो अभी पैसे आए भी नहीं है और उनका जो नाजायज इस्तेमाल है वो हमने शुरू कर दिया है और दुनिया को बता रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर हम ये पैसे खर्च करेंगे। 700 बिलियन रुपए जो हैं तकरीबन, जो सुनने में आ रहा है अखबारात के मुताबिक, वो पैसे MNAs और MPAs को दिए जा रहे हैं ताकि वो अपना इलेक्शन के लिए कैंपेन कर सके। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है हमारी सियासी और शराफिया की जो एक तंग नजरी है और एक बहुत क्लोज। ठीक है सर भाई साहब, आप मेरे साथ ही रहे जी प्लीज। वो चलते रहते हैं, इसलिए IMF ने सोचा होगा, वो जैसे कमर साहब कह रहे हैं कि फोकल पॉइंट करते थे, लेकिन अब डायरेक्टर ने भी उसमें शिरकत की है। तो जाहिर है वो एक वेट है उसको ठीक है सर भाई साहब, यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेनी है, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी रिहाई साहब, लेकिन हमने हिस्टोरिकली देखा है कि जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स पाकिस्तान के हुए हैं, चाहे मिसाल के तौर पर रेकॉर्ड की IPPs, आने वाली गवर्नमेंट्स उन कॉन्ट्रैक्ट्स को उतनी ज़िम्मेदारी से नहीं निभाती रही, जिसकी वजह से एक इम्प्रेशन रहा है कि हम इंटरनेशनल लेंडर्स के सामने गारंटी देने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सके। तो आपको क्या लगता है जो रिसेंटली प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के, तो ये कैसे आपको लगता है कि इंडिविजुअली मुलाकातें करके हम वो गोल अचीव कर पाएंगे, IMF और इंटरनेशनल कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस, या ये सिर्फ एक स्पेसिफिक जमात को ही फ़ायदा पहुंचेगा इससे? देखिए बदूल, ये जो एक नई स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन और ये काउंसिल बनी है, ये एक बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें आपने देखा कि आर्मी के भी हैं चीफ आर्मी स्टाफ, उसके साथ बाकी बने, और अल्टीमेटली आई एम श्योर कि कोई 2 साइड 3 साइड इनके पार्टी का हिस्सा होगा इस काउंसिल का। जैसे FATF में हुआ था, आपने देखा कि वहाँ पर अल्टीमेटली 2 स्टार मेजर चैनल थे, GHQ में उन्होंने किया और उन्होंने सब अदारों से कोऑर्डिनेशन की, बहुत अच्छे तरीके से काम हो, और अल्टीमेटली पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आ गया। सो सेम यही तरीका भी किया जा रहा है। इसमें सिर्फ ये है कि 1 विंडो ऑपरेशन करेंगे, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, जो पहले बहुत शटर था बिकॉज ऑफ ये
पिछली गवर्नमेंट में, और अभी भी इसी तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ट्रस्ट नहीं करते हैं। आपके सामने ये जो IMF वर्ल्ड पर था, एक्चुअली देखिए ये हमेशा ये चाहता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी रही थी जिसकी वजह से वो ये चाह रहे थे कि तीनों स्टेक होल्डर, तीनों पार्टी, PTI, पीपल पार्टी और PMLN, उनसे मुज़ाकरात करके ये शेयरें, क्योंकि लगता यही है एक जो पैसा है वो फर्स्ट क्वार्टर का वो अभी आएगा इस हुकूमत के होते हुए, सेकंड टर्म में आएगा, और थर्ड जब मेरे ख्याल में जब वो इलेक्शन के बाद हुकूमत में आएगा, तो दे वांटेड टू शो इंसॉल्वेंसी। और ये अच्छी बात है कि उन्होंने इस बार पॉजिटिव साहब ने रिस्पॉन्ड किया है मुल्क के लिए, मुल्क की इकोनॉमी के लिए। लेकिन देखना ये है कि इसको कैसे करते हैं, ये सारा डिपेंड करता है नई गवर्नमेंट के ऊपर। नई गवर्नमेंट कितने मैंडेट के साथ आती है, क्या उनको सिंपल मेजोरिटी मिलती है, या उनको वही कोलिशन में हंग पार्लियामेंट आती है, कोलिशन बनती है, ब्लैकमेलिंग होती है, वही 70-80 मिनिस्टर एडवाइजर बन जाते हैं। तो दीज आर द थिंग वी हैव टू इंश्योर। इसकी वजह की प्रॉब्लम होती है। आई थिंक डिपेंड करता है कि अभी कैसे इलेक्शन होते हैं, पार्टी कौन सी आती है, या कोलिशन अच्छी बनती है, और अवाम के लिए वो आगे इस्लाहात नहीं लाएं, नई कानून साजी करें और बेहतर तरीके से मुल्क को चलाएं। ये बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये सबसे बेहतर तो रेसिपी है कि फुल एक सिंपल मेजॉरिटी में आ जाए ताकि वो ब्लैकमेलिंग से निकल जाए। लेकिन क्या इसके चांसेस हैं या नहीं सिंपल मेजॉरिटी? कंवर दिलशाद साहब आप बताइएगा, पहले भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, PTI को दीगर जमातों की सपोर्ट रही। अब आपको लगता है कि IPP इस्तेकाम पार्टी आने के बाद, पहले भी किंग्स पार्टी थी, अब एक और लग रहा है किंग्स पार्टी बन रही है, इसके बाद हम कोई भी सियासी जमात तो पाकिस्तान में इस पोजीशन में है कि वो सिंपल मेजॉरिटी ले सके? सियासी जमातों का तो जाहिर है कि अपने इलेक्शन के बारे में सब सियासी जमातें मुतफिक हैं, लेकिन अब ये जो एक अबहाम पैदा किया जा रहा है लेकिन ये इलेक्शन नहीं होंगे और इसकी तरीके की मतलब सियासी जमातों के हवाले से या कुरान जमातों के क्या है कि इशारों की तरफ से बातें की जा रही है। लेकिन मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि मेरी इलेक्शन कमीशन के आला हकाम से बातचीत हुई है। उन्होंने ये कहा है कि जी हम अगर 60 दिन का माहौल मिली, अगर 12 अगस्त को असम्बली रिजॉल्व हुई तो 60 दिन में इंतखाबात करवाने होते हैं तो हम इंशाल्लाह 10 अक्टूबर तक इंतखाबात करवा दें। अगर ये 90 दिन का अब होता है, एक हफ्ते पहले असम्बली रिजॉल्व होती है, 90 दिन का बीच में आ जाता है तो फिर ये नवंबर का पहला हफ्ता हो जाएगा। तो ये इलेक्शन तो हमने हर सूरत में करवा दे रहे, और कोई हल्का बंदियों का या किसी मामले में भी हमारे साथ कोई रवादार नहीं है। हम आईन और कानून के मुताबिक करवा देंगे। अगर इन्होंने नोटिफिकेशन कर भी दिया हमारे शेड्यूल आने के बाद तो हम उस नोटिफिकेशन को तस्लीम नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि हमने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है और आप उसी पुरानी हल्का बंदी पे इंतखाबात करवा रहे हैं। अब हमने बार बार इसको चेंज नहीं करना और ना ही हमने इस अपने मामला को आगे लेके जाना है और हम इलेक्शन करवा देंगे। ये उनका अंदरूनी तौर का मुकम्मल मुसम्मम इरादा है उनका। तो लेकिन बहरहाल अब बाकी केट गवर्नमेंट आएगी तो केट गवर्नमेंट जो आएगी वफाक में इंतहाई कमजोर गवर्नमेंट होगी। उनका तो मामला होता है डे टू डे प्रॉब्लम देखना। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे वो, अदा वो कर सकने के बजाज हैं। तो आप यकीन रखें कि इलेक्शन जो है ये नवंबर के पहले हफ्ते तक हर सूरत में इंशाल्लाह हो जाएंगे। जी, और सर बारी साहब, नई तब्दीलियां भी आएंगी इस साल के आखिर में, नए DGI साहब भी आ सकते हैं और नए चीफ जस्टिस भी आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि इन सारी सिचुएशन में जो इलेक्शंस होंगे वो ट्रांसपेरेंसी पे तो सवाल उठता है, लेकिन मैं रिलेट उसको इससे करना चाह रही हूँ कि हमने बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल कैरेक्टर्स को एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए देखा है। पीपल्स पार्टी से कुछ लोगों ने एक नया मौक़िफ़ इख्तियार किया, PMLN से कुछ लोगों ने एक नया मौक़िफ़ इख्तियार किया। ऐसा कभी कोई कहता है कि खाकान अब्बासी नई पार्टी बना रहे हैं, फिर अलीम खान एक पार्टी लेके आ जाते हैं। तो सर बारी साहब, इन सूरत हाल में कौन सी ऐसी सियासी जमात है जहाँ पे बड़े लेवल पे भी, टॉप लेवल पे भी तब्दीलियाँ आ रही होंगी, और जब सियासी गठजोड़ भी बड़ा होगा तो सिंपल मेजॉरिटी कोई ऐसी जमात है जिसमें इतनी ताकत है मेजॉरिटी लेने की? इसमें देखिए ये बात मशरूत है कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है और पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो कितना इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है। मुझे 0% जो है वो एतमाद है कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को और पाकिस्तान की जुडिशरी को इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जाएगा। और अभी तो पार्टियों की टूट फूट हुई है,
और साफ नजर आ रहा है जिस तरह जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई है वो सबके सामने, उस पर तो तबसरा करना भी वक्त ज़ाया करने के बराबर है। तो मेरा अपना अगर साफ और शफाफ इंतखाबात हो तो जाहिर है फिर हम कह सकते हैं आज बैठ कर के जी जो भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं, जो पार्टी सबसे आगे है वो भी, क्योंकि बार बार उसका नाम लेना भी मुनासिब नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक पार्टी इस पोजीशन में मौजूद है कि वो 2/3 अक्सरियत लेने की पोजीशन में मौजूद है। और ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, जो इलेक्टेबल इसलिए इलेक्टेबल होते हैं क्योंकि इलेक्टेबल्स को स्टेट की पूरी सपोर्ट हासिल होती है और बहुत सारा जो अमला लगाया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चाहे वो रिटर्निंग अफसर हो, प्रिजाइडिंग अफसर हो। आपको पता है स्कूलों के असातिज़ा की एक बहुत बड़ी तादाद प्रिजाइडिंग अफसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर बनते हैं और वो उनका ज्यादातर स्कूलों के असातिज़ा का या क्लर्क्स का जो है अपॉइंटमेंट वो MNAs MPs करवाते हैं, उनका कोटा रखा जाता रहा है माजी में, तो उनका एक इंडिपेंडेंट होना भी मशकूक रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तीनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।